हम सभी जानते हैं कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो कि एक हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन है और वो अपने लगभग 100 साल पूरे कर चुकी है। 1920 में ये इस्टेब्लिश हुई थी और आज ये अपना 7 साला सेलिब्रेट कर रही है। तो आज मैं बात करूँगा जामिया मिलिया इस्लामिया और जो हिंदुस्तानी मुसलमान हैं उनकी तालीम के बारे में। जामिया का इन 100 सालों में क्या किरदार रहा है हिंदुस्तानी मुसलमानों को लेकर और ख़ास तौर पे इस्लामिक स्टडीज़ में, जिसको कि हम एकेडमिक स्टडी ऑफ इस्लाम कह सकते हैं। प्री कॉलोनियल इंडिया में आप देखेंगे कि जो एजुकेशन थी वो मदारिस और जो पाठशाला है, यानी कि मेडिवल लाइन ऑफ एजुकेशन एंड एंशंट लाइन ऑफ एजुकेशन, इस तरह से तालीम दी जाती थी। यानी कि मदारिस होते थे और पाठशाला होती थी। लेकिन आप देखेंगे कि इसी दौरान जो है ब्रिटिश सिस्टम आया, अपने साथ जो है अपनी तालीम या जो उसका जो वे ऑफ एजुकेशन था वो लेकर आया। और अगर मैं मैकाले के वर्ड्स में इस बात को बोलूं, सो दे एम टू प्रोड्यूस a class of Indians who would be Indian in blood and color but English in taste। तो बेसिकली वो ऐसे लोगों को तैयार करना चाहते थे जो लोकल्स हैं और जो सरकार है, गवर्नमेंट है, उनके बीच में इंटरप्रेटर्स का काम करें। वो इस तरह के लोगों को जो है तैयार करना चाहते थे। लेकिन हिंदुस्तानी जो मुसलमान थे, यानी कि जो मुस्लिम्स थे और पर्टिकुलरली जो इंडियन मुस्लिम्स थे, वो इस पॉलिसी के टोटली अगेंस्ट थे, जिसके तहत आप देखेंगे बहुत सारे जो है मूवमेंट्स आपको सामने दिख जाएंगे। और उसी में से आपको देवबंद मूवमेंट मिलेगा जो कि रिलीजियस लाइन पर था, और फिर आप उस करीब 20 साल के डिफरेंस पे जो अलीगढ़ मूवमेंट मिलेगा। इन दोनों ही मूवमेंट के बाद, यानी कि जो देवबंद मूवमेंट है या जो अलीगढ़ मूवमेंट है, इन दोनों ही मूवमेंट के कुछ समय बाद जो है बहुत सारे नेशन वाइड जो इवेंट्स हैं उसकी वजह से एक नया मूवमेंट शुरू हुआ। और इस मूवमेंट के जो करता धरता थे वो थे महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी अपने साथ जब आए तो वो अपने साथ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लेकर आए। और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट्स में जिसमें कि हमें बहुत सारी चीज़ों को जो है उसका नॉन कोऑपरेशन करना था, उसी में से एक था कि हमें जो है जो ब्रिटिश सिस्टम का जो मेथोडोलॉजी है, जो उनके इंस्टीट्यूशंस हैं या उनका जो एजुकेशन है या जो उनका तरीका है, हमें उस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में वो भी शामिल था। तो इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो एजुकेशनल वाला पार्ट था उसमें ये तय हुआ कि हम अपने बच्चों को जो तालीम देंगे, हम अपनी तालीम देंगे, अपने लोगों से पढ़वाएंगे, और जो करिकुलम होगा वो करिकुलम भी हमारा होगा। तो इसी सिनारियो में, यानी कि इसी पॉलिटिकल, हम कह सकते हैं पॉलिटिकल, सोशल और एजुकेशनल सिनारियो में 3 ट्रेंड्स जो है आपस में मिल गए। देवबंद मूवमेंट, जिसका रिप्रेजेंटेशन मौलाना महमूद हसन, जिनको कि हम शेखुल हिंद के नाम से जानते हैं, वो आगे बढ़कर आए। इसी तरह अलीगढ़ मूवमेंट के कुछ लोग थे जिसमें मौलाना मोहम्मद अली जौहर का नाम सबसे पहले आता है, वो आगे जो है बढ़कर आए। और इन दोनों के साथ साथ जो है एक पैट्रियोटिक मूवमेंट, जिसको कि हम फीलिंग ऑफ लव या सेंस ऑफ जो है अटैचमेंट टू द मदरलैंड, ये सारा मिलकर खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जुड़ा, जिसके जो मेन करता धरता थे वो महात्मा गांधी थे। एंड दे कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द बर्थ ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया इन द ईयर 1920। तो ये एक बैकग्राउंड था इस हिस्टोरिकल इंस्टीट्यूशन के इस्टेब्लिशमेंट का। 29 अक्टूबर सन 1920 में अलीगढ़ में AMU कॉलेज की जो मस्जिद है, जो तारीख़ी मस्जिद है, वहाँ पर जामिया मिलिया इस्लामिया का क़याम अमल में आया, जिसकी तामीर कॉलेज के तकरीबन लगभग 300 तलबा जो है वो मौजूद थे वहाँ पर। और शेखुल हिंद ने अपनी अलामत और नकाहत के बावजूद उसमें शिरकत की, क्योंकि वो अनवेल थे, वो सही से बोल भी नहीं पा रहे थे। तो इसलिए जो है उनकी जो स्पीच थी वो मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी ने पढ़ी। जो उनकी तकरीर थी उसका मैं कुछ जो है इक़्तिबास आपके सामने पढ़ देता हूँ। उन्होंने बोला कि मुसलमानों की तालीम मुसलमानों के हाथ में हो और अग़यार के असर से मुताल्लिक़न आज़ाद।
क्या बाएतबार मकासद व ख़यालात और क्या बाएतबार अखलाक व आमाल हम गैरों के असरात से पाक हो। हमारी अज़ीमुश्शान कौमियत का अब ये फ़ैसला ना होना चाहिए कि हम अपने कॉलेजों से बहुत सस्ते दामों के ग़ुलाम पैदा करते रहें, बल्कि हमारे कॉलेज नमूना होने चाहिए बगदाद और कुर्तुबा की यूनिवर्सिटियों के और उन अज़ीमुश्शान मदारिस के जिन्होंने यूरोप का अपना शागिर्द बनाया, उससे बेशतर कि हम उसको अपना उस्ताद बनाते। तो इस तरह हम देखेंगे कि जामिया की बुनियाद पड़ चुकी थी, क्योंकि जामिया के पास अपना कुछ भी नहीं था। तो नवाब भोपाल ने लगभग 22 टेंट भेजे थे ताकि क्लासेस वगैरह जो है हों। तो शुरू में जो क्लासेस होती थी, क्योंकि कोई प्रॉपर सिस्टम नहीं था, बुक्स नहीं थी, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वो ज़मीन पर जो है बैठकर क्लासेस करते थे। टेंट लगा दिए गए थे। लेकिन धीरे धीरे जो यंग जामिया था वो उसने अलीगढ़ में अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ही जल्द जो है 1925 में ये दिल्ली करोल बाग में शिफ्ट हो गई। फिर कुछ साल दिल्ली करोल बाग में रही और वहाँ से 1935 में ये दिल्ली में ही करोल बाग से ओखला, जो कि उस समय एक गांव था 1935 में, तो ओखला गांव आ गई। और 1962 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी और इसकी एजुकेशन पॉलिसीज़ को, इसकी मेथडोलॉजीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ने, इंडियन गवर्नमेंट ने इसको जो है 1988 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी बना दिया। और 2011 में इसने माइनॉरिटी स्टेटस जो है अपना हासिल किया और आज 2020 में ये अपना सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रही है। जब जामिया दिल्ली मुंतकिल हुई तो उसकी जो तादाद थी वो 80 या 90 से ज़्यादा नहीं थी। तो इस तादाद को देखते हुए महात्मा गांधी जी ने कहा, जो उन्होंने कहा वो हमें याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस काबिल फ़क्र ज़माना के कुछ आसार यहाँ देखकर बहुत खुश हूँ और मुझे ये देखकर बड़ी मसरत है कि आप इस झंडे को बुलंद रखने के लिए अपनी पूरी मेहनत और जानफशानी से काम ले रहे हैं। आपकी तादाद अगरचे बहुत कम है, लेकिन दुनिया में अच्छे और सच्चे आदमी कभी बहुत नहीं होते। मैं आपको भी नसीहत करूंगा कि क़िल्लत तादाद का आप कुछ ख्याल ना कीजिए, बल्कि इस बात को पेश नज़र रखें कि मुल्क की आज़ादी का इन्हिसार आप पर है। जब जामिया का पहला कॉन्वोकेशन प्रोग्राम मनाया जा रहा था तो उस समय हकीम अजमल ख़ान अपने फ़र्स्ट कॉन्वोकेशन में एड्रेस में जो कहा उसका इक़्तिबास मैं आपके सामने रखता हूँ। उन्होंने कहा कि जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे मुसलमान पैदा करना चाहती है जो अपने मज़हब से सिर्फ़ वाकिफ़ ही ना हो, बल्कि उस पर सख्ती से आमिल भी हों, जो अपने माजी से बखूबी आशना हों और अपने मुस्तक़बिल से आगाह हों, जो दुनिया में और अपनी कौम के वजूद की असल गायत जानते हों और अपने मज़हब के मुबल्लिगीन की सफ़ में एक मुफीद फ़र्द की हैसियत से शामिल हो सकें। वो जदीद उलूम से ज़रूर वाकिफ़ हों, लेकिन नमूना हो इस्लामी तर्ज़ ज़िंदगी का। वो अपनी रोज़ी कमाने में किसी के दस्त निगरा ना हों और एक खुददार मुसलमान की तरह ज़िंदगी बसर कर सकें। हमने तालीम कुरान को अपने निज़ाम में मरकज़ी हैसियत दी है, अगरचे हमने तमाम दीगर उलूम जदीद को अपने निज़ाम में जगह दी, लेकिन कुरान और इस्लाम को मखदूम बनाया और उन्हें खादिम। मैं बिलखौफ तरदीद कह सकता हूँ कि हमने उसूली हैसियत से तालीम को सही शाहराह पर ज़रूर डाल दिया और जहाँ हमने सच्चे मुसलमान पैदा करने की तदबीर इख्तियार की, वहाँ इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं किया कि तालीम व तरबियत में माहौल का एक बहुत बड़ा असर होता है और इस्लामियात के साथ वतन की खिदमत का जज्बा पैदा करना भी हमारी पेश नज़र है। चुनांचे इस अम्र का ख़ास तौर पर लिहाज रखा गया, जहाँ हिंदू तलबा के लिए बहुत से इस्लामी मामलात पर मालूमात हासिल करना ज़रूरी है, वहीं मुसलमान तलबा भी अहम हिंदू रसूम और हिंदू तहज़ीब व तमद्दुन से ना आशना ना रहेंगे कि एक मुत्तहदा हिंदुस्तानी कौमियत की असासे महकम इसी बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम पर मुनहसर है।
जामिया का शुरू से ही ये यानी विज़न और एम रहा है कि वो हमेशा अपनी तालीमी पॉलिसीज़ में नए नए एक्सपेरिमेंट करती और समय समय पर जो वाइस चांसलर्स हैं या जो जामिया के जो बड़े लोग हैं समय समय पर उनके जो है स्पीचेस जो है आती रहती थी और वो छपती रहती थी। उसी में से 1945 में ज़ाकिर हुसैन का एक आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसका इक़्तिबास मैं आपके सामने रखता हूं, जो कि बहुत अहम है जामिया और जामिया के मकासद और जामिया मिलिया का जो कंट्रीब्यूशन स्टडी ऑफ इस्लाम में है उसको समझने के लिए। वो कहते हैं कि जामिया का सबसे बड़ा मकसद ये है कि हिंदुस्तानी मुसलमान की आइंदा ज़िंदगी का एक ऐसा नक्शा तैयार करें जिसका मरकज़ मज़हब इस्लाम हो और उसमें हिंदुस्तान की कौमी तहज़ीब का वो रंग भरे जो आम इंसानी तहज़ीब के रंग में खप जाए। उसकी बुनियाद इस अक़ीदे पर है कि मज़हब की सच्ची तालीम हम हिंदुस्तानी मुसलमानों को वतन की मोहब्बत और कौमी इत्तेहाद का सबक देगी और हिंदुस्तान की तरक्की में हिस्सा लेने पर आमादा करेगी और आज़ाद हिंदुस्तान और मुल्क के साथ मिलकर दुनिया की ज़िंदगी में शिरकत और अमन और तहज़ीब की मुफीद खिदमत करेगी। आगे वो लिखते हैं कि जामिया का जो दूसरा मकसद है कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की आइंदा ज़िंदगी के इस नक्शे को सामने रख कर कि उनकी तालीम का निज़ाम बनाएं और उसके मुताबिक उनके बच्चों को जो मुस्तक़बिल के मालिक हैं तालीम दें। इल्म महज रोज़ी के खातिर जो हमारी मुल्क की जदीद तालीम का उसूल है और इल्म महज इल्म के खातिर जो कदीम तालीम का उसूल है। जामिया इन दोनों को ही बहुत तंग और महदूद समझती है। वो इल्म ज़िंदगी के खातिर सिखाना चाहती है जिसके वसी दायरे में ये दोनों ही चीज़ें आ जाती हैं। जो भी मैंने आपको बताया तो उन सभी का अगर आप एनालिसिस करेंगे या उसी यानी कि और जो स्पीचेस वगैरह देखेंगे तो उससे आपको तीन बातें सामने निकल कर आएंगी कि जामिया मिलिया इस्लामिया जब अपना करिकुलम जो है डेवलप कर रहा था तो उसने तीन बातों का ख़ास ध्यान रखा कि उसका जो करिकुलम हो वो तीन पिलर्स पर बेस्ड हो। एक हो कि वो उस करिकुलम जो है वो इस्लामिक कॉन्शसनेस हो उसमें, दूसरी जो एलिमेंट था कि उसमें मॉडर्निटी हो और तीसरा जो उसका एलिमेंट था वो था कि ये इसमें जो लव टू नेशन वाली बात है, लव टू नेशन वाली फीलिंग है वो भी रहे। तो इस पर्सपेक्टिव में मोस्ट कोटेड स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि वी एम एट मेकिंग नॉलेज एंड रिलीजन बेयर टू ईच अदर द रिलेशन ऑफ बॉडी एंड द सोल एंड दैट our idea is to make our educational theory and practice into a social movement and not confine ourselves within the limits of our own institution। इसीलिए इन सारी बातों को देखते हुए जो इस्लामियात के जो सबसे पहले टीचर थे यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर, उन्होंने ख़ास तौर पे कुरान, तफसीर और जो मुस्लिम सिविलाइजेशन है उस पर जो है काफ़ी ज़ोर दिया। इसीलिए जब करिकुलम तैयार हो रहा था तो उन्होंने कहा कि ये सारे एलिमेंट्स उस करिकुलम में होने चाहिए। और जब वो अपना दर्स देते थे बच्चों के सामने, जब अपना वो दर्स देते थे तो उनका ज़्यादातर हिस्सा जो होता था दर्स का वो जो है इस्लामिक हिस्ट्री, कुरान पर, तफसीर पर, हदीस पर मबनी होता था। मोहम्मद मुजीब का एक जो है आर्टिकल आया 1926 में, उसका एक्सर्प्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। He said in that speech that we agreed that Muslims or non-Muslim, our students should learn to represent the values of his religion, of his moral and cultural tradition, that he should make himself a useful citizen by being cultured, modest, thoughtful and competent. The forms in which these qualities were to express themselves were those of the Indo-Muslim culture of the 19th and 20th century. This was the common culture of the region। यानी कि जो जामिया का करिकुलम है उससे हमें ये पता चलता है कि उसमें एक कल्चरल सिंथेसिस भी आपको मिलेगा। यानी कि अगर ये ऐसा नहीं है कि जामिया मिलिया इस्लामिया केवल मुसलमानों के लिए खुली हुई है, बल्कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो है
जो मुख्तलिफ़ मज़ाहिब हिंदुस्तान में पाए जाते हैं उन सभी स्टूडेंट्स के लिए खुली हुई थी। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ के जो शुरू के जो टीचर्स थे और अभी भी जो टीचर्स हैं वो एक कॉम्बिनेशन है उनका, यानी कि वो जो है इस्लाम को भी रिप्रेजेंट करता है, हिंदुइज़म को भी रिप्रेजेंट करता है, क्रिश्चियनिटी को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सिखिज़म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, बुद्धिज़्म को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि हर रिलीजन को जो का रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और शुरू में जो है जामिया में हाउस सिस्टम भी चलता था जिसमें जो है मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग आपस में रहते थे। मौलाना मोहम्मद अली जौहर थे, वो अपना दर्स तो देते ही देते थे, लेकिन बीच बीच में वो लोगों को इनवाइट करते थे कि वो जामिया में आएँ और वो इस्लामियात पर लेक्चर्स दें। इसी में एक लेक्चर बहुत फेमस है जो कि मौलाना हमीदुद्दीन फ़राही का लेक्चर है। उनको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने इनवाइट किया और उन्होंने 7 लेक्चर्स दिए कुरान और उसकी तफसीर पर। जो सबसे पहली कमेटी बनी जो करिकुलम को ड्रॉ करने के लिए, तो उसमें मौलाना आज़ाद सुबहानी, मौलाना सलामतुल्लाह, मौलाना सदरुद्दीन, मौलाना अब्दुल क़य्यूम, मौलाना दाऊद गज़नवी, मौलाना अब्दुल माजिद बदायूनी, मौलाना अब्दुल क़ादिर, मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल ख़ान एंड मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और जो करिकुलम तैयार हुआ उसमें उसके जो पॉइंट्स हैं वो सुन लीजिए। तो उसमें 12 पॉइंट्स जो है 12 पॉइंट्स जो है सामने निकल कर आते हैं। जो पहली मीटिंग है, पहला ये है कि द इंस्टीट्यूशन शैल बी कम्प्लीटली फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। The curriculum of the institution must strike the balance between दीनी तालीम एंड दुनियावी तालीम, यानी कि जो करिकुलम होगा जो सेकुलर साइंसेज हैं उस पर भी फोकस करेगा और जो रिलीजियस साइंसेज हैं उस पर भी फोकस करेगा। The syllabi made it compulsory for the Muslims students to learn Islamiyat, and also it was incumbent upon the Hindu students to study Hindu ethics. And it must maintain the blend of the old and new pattern of education. Learning the Arabic language was integrated into the curriculum of Islamiyat, यानी कि इस्लामियात का जो भी तालिब इल्म होगा वो सिलेबस को तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, लेकिन अलग से वो अरबिक लैंग्वेज को सीखेगा, क्योंकि इस्लाम की जो बुनियाद है वो कुरान है और कुरान की जो लैंग्वेज है वो अरबिक लैंग्वेज है। Students of all levels must know and aware of the teachings of the Noble Quran. Course materials such as books and brochures in Urdu were written in simple language, easily comprehensive manner, keeping in mind the taste of readers among general masses and their knowledge of Urdu. Hindi was also made compulsory for those whose mother tongue was Urdu and vice versa. And the study of Arabic and English was to start at the 4th standard. Sanskrit was also made compulsory subject as replacement of Arabic for Hindu students. The newly Jamia must continue striving to set India free from the clutches of the British domination. A significant step required attention regarding the fate of those students who were participating in the non-cooperation movement. In this regard, it was decided that they would be permitted to appear in the examination of the Jamia as private candidates. And the last point of the syllabus is there should be an arrangement to open a new school in the Jamia, and other schools and colleges were permitted to be affiliated with the institution. तो अगर हम देखें ये जो सबसे पहला करिकुलम जो तैयार होकर आया, तो एक तरह का ये डिपार्चर था जो ब्रिटिश करिकुलम था, यानी कि जो ब्रिटिश जो मेथडोलॉजी चल रही थी या जो ब्रिटिश एजुकेशन पॉलिसी थी उससे एक तरह का ये करिकुलम एक डिपार्चर कहा जा सकता है, उससे एकदम बिल्कुल मुख्तलिफ था। इसी दौरान जो है पीसी रे आते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के कैंपस में और वो अपना एक लेक्चर देते हैं और उनका मौजू होता है इस्लामिक कल्चर एंड नेशनल एजुकेशन। उसके कुछ समय बाद मार्माडुक पिकेट हॉल वो भी विज़िट करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया और वो अपना एक बहुत ही खूबसूरत लेक्चर देते हैं जिसका उन्वान होता है द कल्चरल साइड ऑफ इस्लाम। उसके कुछ समय बाद अफ़गानिस्तान से किंग अमानुल्लाह जो है वो विज़िट करते हैं और जो वो बात कहते हैं वो आप सुन लीजिए। वो कहते हैं द किंग सेड दैट ही वॉज मच इम्प्रेस्ड बाय द एक्टिविटीज़ ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया। ही सेड दैट द एजुकेशन imparted in the Jamia was on the right lines and thoroughly
approved of it. In his opinion, it was the right kind of education that was being imparted to young Muslims in the Jamia, as it groomed that for national work as well as for the service of Islam. इसके बाद W.C. स्मिथ यानी कि विल्फ्रेड कांटवेल स्मिथ वो जामिया आते हैं, एंड वॉट एवर ही सॉ इन जामिया ही वॉज वेरी मच इम्प्रेस्ड by the activities which were happening those days in Jamia Millia Islamia. So he summed up the Jamia's profile in the following words. He said that one admirable result of the exclusion, voluntary and enforced of his institution from the official educational system of India is an international breath of vision. It has escaped the provincialism of exclusively British culture, which weighs heavily on the ordinary colleges of imperialistic India. The Jamia's degrees have been recognized in Germany, France and the United States. While offered official British prestige thinks that it cannot afford to notice them. The Jamia is consequently in touch with a wider world than are most other indigenous colleges in India. इसी तरह मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूँगा। फिर 1962 आता है, दिसंबर का महीना होता है, इसमें जामिया डीम्ड यूनिवर्सिटी बन जाती है, और यही वो साल था जबकि बीए में इस्लामिक स्टडीज़ जो है होना चाहिए ये शुरू हुआ, यानी कि बीए इन इस्लामिक स्टडीज़ शुरू हुआ इसी साल में। फिर 1970 में एक एग्ज़िबिशन हुआ, जिस एग्ज़िबिशन का उन्वान था दीनियात पढ़ाने के जदीद तरीके, यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ को कैसे पढ़ाई जाए, यानी कि द मेथडोलॉजी और हाउ टू टीच इस्लामिक स्टडीज़। और इसी तरह 1973 में जो उस समय जो नाज़िम दीनियात थे, यानी कि काज़ी ज़ैनुल आबदीन सज्जाद मेरिटी, उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम या आप यूँ कह सकते हैं नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें मुल्क के मुख्तलिफ़ उलमा और स्कॉलर्स आए और उन्होंने अपने अपने मकाले पढ़े। तो इस तरह जामिया धीरे धीरे अब तरक्की की तरफ बढ़ता गया, लेकिन जामिया के साथ जो उसके मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट है वो भी तरक्की की तरफ बढ़ते गए। इसी दरमियान जब प्रोफेसर मसूद साहब वाइस चांसलर हुए जामिया के, तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि इस्लामिक स्टडीज़ का बाज़ाब्ता डिपार्टमेंट होना चाहिए। तो 1976 में उन्होंने एक नया डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश किया, यानी 3 जो डिसिप्लिन थे उनको मर्ज करके एक नया डिपार्टमेंट कायम किया, जिसका नाम था डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक अरबिक ईरानियन स्टडीज़। इसमें नई जान तब आई जब जामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, तो उसी दौरान यानी उसी साल में, यानी कि 1988 में ये डिपार्टमेंट ट्राइफरकेट हो गया और बाकायदा डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ वजूद में आया। वैसे ये डिपार्टमेंट बना 1976 में, उसके बाद ट्राइफरकेशन हुआ 1988 में, लेकिन जो एकेडमिक स्टडी ऑफ इस्लाम है वो ऐसा नहीं है कि जो है 1976 या 1988 से है, बल्कि ये तो शुरू से है, लेकिन फॉर्मल शेप में वो जो है 1976 में और फिर 1988 में वजूद में आया। तो इसकी जो बुनियाद है वो देखा जाए असल में तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना असलम जराजपुरी, मौलाना अब्दुल हई फ़ारूक़ी, मौलाना अब्दुलसलाम क़िदवई नदवी, मौलाना उबैदुल्ला सिंधी, मौलाना सादुद्दीन अंसारी, इन सब ने ऑलरेडी रख दी थी। लेकिन बाज़ाब्ता अगर देखा जाए, जब हम इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं या डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ की बात करते हैं, तो उसमें भी बहुत बड़े बड़े नाम और मुख्तलिफ़ नाम सामने आते हैं, जैसे कि प्रोफेसर ज़ियाउल हसन फ़ारूक़ी, प्रोफेसर मुशीरुल हक साहब, प्रोफेसर इमादुल हसन आज़ाद फ़ारूक़ी साहब, प्रोफेसर माजिद अली ख़ान साहब, प्रोफेसर अख्तरुल वासे साहब, और इस तरह के और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने इस्लामिक डिपार्टमेंट में रह कर और मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर बहुत अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि जामिया में जो इस्लामिक स्टडीज़ का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ डिपार्टमेंट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ से ही है, बल्कि जो दूसरे जो मुख्तलिफ़ जो डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से भी इस्लामिक स्टडीज़ पर काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन है। चाहे वो बैतुल हिकमा हो जो शुरू हुआ था लेकिन बाद में ये किसी वजह से बंद हो गया, या फिर इस्लाम एंड मॉडर्निस्ट सोसाइटी है जो कि एक और सोसाइटी थी जो इसी फील्ड पर काम करती थी,
और उसने बहुत सारे इस्लामिक स्टडीज़ के ऊपर सेमिनार्स कराए, बहुत सारी बुक्स जो है पब्लिश हुई उस इदारे में, लेकिन इत्तेफाक से वो भी बंद हो गया। उसके बाद ज़ाकिर हुसैन इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक स्टडीज़ है जो कि 1971 से काम कर रहा है। यहाँ से 3 जो है बड़े जर्नल भी निकलते हैं, रिसाला जामिया, इस्लाम और असर जदीद, ये दोनों उर्दू में हैं। इस्लाम एंड मॉडर्न एज जो कि इंग्लिश में है, जो रिसाला जामिया 1923 से चल रहा है, और जो इस्लाम और असर जदीद और इस्लाम एंड मॉडर्न एज है वो 1969 और 1970 से पब्लिश हो रहा है। उसके अलावा और भी मुख्तलिफ़ इदारे हैं, जैसे मकतबा जामिया, वो जो है इस्लामिक स्टडीज़ पर जो है समय समय पर बहुत अच्छी किताबें छापता रहा है या छाप रहा है। इसी तरह इदारा तालीम व तरक्की, जो ख़ास तौर पे बच्चों को सामने रख कर जो है इस्लाम पर उसने बहुत सारी किताबें लिखी हों, नमाज पर, ज़कात पर, रोज़े पर, हज पर, बहुत सारी मुख्तलिफ़ जो है उसने किताबचे लिखे हों। इसके अलावा और भी जो मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट है, चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, सोशल वर्क हो, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश हो, या डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू हो, या डिपार्टमेंट ऑफ अरबिक हो, तो आप जब देखेंगे तो आपको अलग अलग जगहों से आपको इस तरह के यानी कि इस्लामिक स्टडीज़ के मौज़ूआत पर बहुत अच्छी किताबें आपको देखने को मिल जाएंगी। कुछ नाम जो मेरे जहन में आ रहे हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट से लोगों ने लिखी है, जैसे मुजीब साहब की इंडियन मुस्लिम्स, इसी तरह आबिद साहब की द डेस्टिनी ऑफ इंडियन मुस्लिम्स, इसी तरह नज़ीर नियाज़ी साहब की एक किताब है जो कि अल्लामा इकबाल ने लेक्चर्स दिया था, उसको ट्रांसलेट उन्होंने ही जामिया मिलिया इस्लामिया में किया। इसी तरह ज़ियाउल हसन फ़ारूक़ी की किताब है फ़वाइदुल फ़ुआद, जो है जुनैद बगदादी के ऊपर उनकी किताब है। माजिद अली ख़ान साहब की किताब है द होली वर्सेस, जो कि द सैटनिक वर्सेस आई थी उसके अगेंस्ट में लिखी गई थी। इस तरह के आपको बहुत सारी चीज़ें आपको जामिया की तरफ से मिल जाएंगी कि उसका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस्लामिक स्टडीज़ को डेवलप करने में, इस्लामिक स्टडीज़ को आगे ले जाने में, और इस्लामिक स्टडीज़ को बियॉन्ड इंडिया इस्टेब्लिश करने में। अगर आपको इसको और इसको डिटेल में अगर जानना है तो मैं अपने 9 साल जो है इसी पर लगाया है। वो जाहिर सी बात है कि इस छोटे से प्रोग्राम में सारी चीज़ें नहीं आ सकती है, मैंने बहुत सारी इसमें चीज़ें छोड़ दी हैं, लेकिन अगर आपको इसको डिटेल में जानना है, लगभग इसमें मैंने 9 साल अपना लगाया, उसमें मैंने वो सारी चीज़ें समेट दी हैं कि जामिया का अलग अलग एंगल से इस्लामिक स्टडीज़ की फ़ील्ड में क्या क्या उसने जो है खिदमात अंजाम दी है। तो उसके लिए आप ये मेरी किताब जो कि अभी एकदम पब्लिश हुई है, राइटर्स चॉइस ने इसे छापा है, 632 पेजेस हैं। इस बुक का नाम है जामिया मिलिया इस्लामिया एंड इट्स कंट्रीब्यूशन टू इस्लामिक स्टडीज़। दिस इज़ अ chronological study from 1920 till 2011. Thank you so much.